हाँ तो क्या डेफिनेशन है आपकी, देखो एक बार, अनपोलराइज लाइट और पोलराइज लाइट है ना। तो मैंने अनपो उसकी लिख रखी है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव्स को डिफाइन करने को बोलता है, तो आपको लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स पैरेलल टू ए फिक्स डायरेक्शन एज टाइम पासेस, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी आगे बढ़ती जा रही है, हर पॉइंट पे आगे से एनर्जी आती जा रही है, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन टाइम के साथ नहीं बदल रही है। तो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स पैरेलल टू ए फिक्स डायरेक्शन एज टाइम पासेस, then light is called linearly polarized wave या linearly polarized along that direction। ठीक है, जिस डायरेक्शन में आप ई वेक्टर को कर देंगे, लाइट विल बी कॉल्ड पोलराइज्ड अलोंग दैट डायरेक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज ऑलवेज पैरेलल टू वाई एक्सिस, देन लाइट इज कॉल्ड लिनियरली पोलराइज्ड अलोंग दैट डायरेक्शन। कोई पर्टिकुलर वाई एक्सिस बना दी कि ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और लाइट का ई वेक्टर हमेशा ऐसे ही हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। तो फिर ये लाइट आपकी क्या कहलाएगी, लिनियरली पोलराइज्ड अलोंग दिस डायरेक्शन कहलाएगी। अनपोलराइज लाइट मैंने बता दिया आपको। अब आते हैं पोलरॉइड्स। ठीक है ना, कि हम लाइट को पोलराइज कैसे करते हैं। तो इसके लिए बहुत ही स्पेसिफिक टाइप के हाइड्रोकार्बन मटेरियल्स होते हैं आपके, जिनमें हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, लेकिन उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, आप फंक्शन समझिए कैसे यूज़ करेंगे। तो यूज़ ऑफ टू पोलराइड्स या यूज़ ऑफ पोलरॉइड्स बता रहा हूँ। पोलरॉइड्स क्या होते हैं अब ये समझिए थोड़ा सा। ठीक है, पोलराइड्स क्या होते हैं, देखो आपका ये अगर पोलराइड्स आप शो कराए तो इसको इस तरीके से शो करते हैं पोलराइड्स को। ठीक है ना, इस तरह से एक लाइन बनी होती है, ये आपका पोलराइड मान लीजिए P1 है। ठीक है, तो इस पर अगर अनपोलराइज लाइट गिराई आपने इस पोलरॉइड पे, तो इनकी इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब है कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन को ये पास होने देते हैं, बाकी सारे डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन को ब्लॉक कर देते हैं बेटा। समझ रहे हैं क्या इस चीज को आप। पोलराइड्स, अगर आपने इस अनपोलराइज लाइट को, जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऑसिलेशन है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी के परपेंडिकुलर प्लेन में, वो कंडीशन तो वैलिड है कि ई वेक्टर बी वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी ऑल थ्री मस्ट बी परपेंडिकुलर। ठीक है, बट ये जो आपकी अनपोलराइज लाइट है, इसमें जो ऑसिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी डायरेक्शन में हो रहे हैं, रैंडम डायरेक्शन में, उसके परपेंडिकुलर प्लेन में। बट जब इस पोलरॉइड से ये निकलेगा तो क्या बचेंगे, केवल ये इधर लाइन बनी है ना इसके अंदर, इस डायरेक्शन के ऑसिलेशन बचते हैं। तो इस पोलरॉइड से निकलने के बाद लाइट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, दोनों तरफ एरो बना दो आप। तो ये आपकी क्या थी, ये आपकी अनपोलराइज्ड लाइट थी। इतना ही करना होगा, और कहीं से हम नहीं कर देंगे, यही तरीका है कि ऑस्ट्रेलिया, और कोई मेथड नहीं है इसका कि और कुछ करके आप पोलराइज कर दें। ठीक है ना, ये पोलराइड से जब पास होगी तो इनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, उस डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को ये पास होने देते हैं, बाकी हर तरफ के ऑसिलेशन को ब्लॉक कर देते हैं। तो यहाँ तक आपकी ये लाइट अनपोलराइज थी, जब इस पोलराइड से पास करेगी तो इसकी एक्सिस के अलोंग ये क्या हो जाएगी, पोलराइज्ड हो जाएगी। ठीक है, अब एक फार्मूला आता है इसमें इंपॉर्टेंट, जो बिल्कुल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से वही चीज मेनली पूछी जाती है कि आपकी अब ये पोलराइज लाइट हो गई इस डायरेक्शन की। ठीक है ना, अब मान लो इसको एक दूसरे पोलरॉइड से अगर आपने पास किया, जिसकी जो एक्सिस है, पासिंग एक्सिस बोल दो इसको, और क्या बोलोगे, पास एक्सिस जो है वो इसकी डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन के पैरेलल नहीं है, बल्कि उससे किसी एंगल थीटा पर। समझ रहे हैं इस चीज को, कि ये जो आपका डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी इस पोलराइज लाइट में, आप उसको किसी पोलरॉइड से पास कर रहे हैं, ऐसा पोलरॉइड को ऐसे रख रखा है कि उसकी जो पास एक्सिस है इसके ई वेक्टर की डायरेक्शन से पैरेलल नहीं है, बल्कि किसी थीटा एंगल पर है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर कैसी लाइट दिखेगी, यहाँ पर फिर लाइट ऐसी दिखेगी इस तरीके। बट अब इसकी इंटेंसिटी डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर समझिए एक तरह से ए था, एम्पलीट्यूड ए था, उसका एक कंपोनेंट ए कॉस थीटा अपने पास होने दिया है बस।
ठीक है ना, ए साइन थीटा वाला एक तरह से ब्लॉक हो गया है। एंड इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, तो मेलस लॉ आपको क्या बोलता है, मेलस लॉ है इसका नाम, सही याद है। ये मेलस लॉ है आपका। मेलस लॉ क्या कह रहा है कि अगर आपकी इंटेंसिटी यहाँ पर मान लीजिए आई नॉट है, इधर यहाँ पे इंटेंसिटी अगर आई नॉट है, तो इस थीटा एंगल पर पोलराइड से निकलने के बाद बाहर जो लाइट वेव आने वाली है उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, एम्पलीट्यूड स्क्वायर मतलब आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। उसकी जो इंटेंसिटी कितनी रह जाती है, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा हो जाती है। ये आपका मेलस लॉ है, बिल्कुल याद रखना है। ये पहला फार्मूला है, पहला इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, इस तरह से दे देगा और बोलेगा कि इस थीटा एंगल पे पोलराइड रखा है, बताओ बाहर आने वाले की दो कर देता है, एक बार ऐसे कर दिया इससे किसी एंगल पर, दूसरा और कर दिया, करते हैं तीन वाला भी अभी अपन करते हैं। बट ये फार्मूला आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब तक जितना पोलराइजेशन पढ़ा है अपन। आई इक्वस टू आई नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन पास एक्सेस ऑफ बोथ पोलराइड्स। ये यहाँ पर एक अनपोलराइज लाइट निकली तो इसके अलॉन्ग हो गई, फिर इससे थीटा एंगल पे था, मतलब दोनों पोलराइड्स के बीच अगर थीटा है तो ये इंटेंसिटी अगर यहाँ तक आई नॉट है तो यहाँ कितनी मिल रही है, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा मिल रही है। ठीक है ना, अब एक बात बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू बताई थी क्या मैंने, अगर थीटा 0 से 2 पाई तक वेरी कर रहा हूँ, हाफ थी, 1/2 थी। ठीक है, तो यहाँ पर तो बेटा थीटा कुछ फिक्स नहीं है ना, देखो अगर अनपोलराइज लाइट यहाँ पे गिरती है तो यहाँ पे थीटा तो फिक्स नहीं है। ठीक है ना, तो थीटा तो कॉन्टिन्यूसली बदल रहा है, तो एवरेज इंटेंसिटी मतलब इसकी एवरेज वैल्यू, किसी एंगल पे मान लो थीटा है तो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आया, बट थीटा कॉन्टिन्यूसली बदल रहा है, तो एवरेज इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू, तो वो कितनी होती है, 1/2। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखो कैसे लिखेंगे, अगर मान लो अनपोलराइज लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना हमेशा, एक बार सुन लिया तो भूल ही नहीं सकते हो, ढंग से सुन लिया तो। ये 2I0 इंटेंसिटी है, तो ये कितनी हो जाएगी, जब अनपोलराइज लाइट को पहली बार पोलराइड से निकालते हैं तो उसकी इंटेंसिटी अगर यहाँ पे 2I0 है तो यहाँ कितनी रह जाती है, I0 रह जाती है। तो ये ध्यान रखेंगे, एक तो कि अनपोलराइज लाइट की पहली बार पोलराइड से निकलने पर इंटेंसिटी 1/2 हो जाती है। इधर आपकी 2I0 थी तो यहाँ से निकलेगी तो कितनी बच जाएगी, I0 बच जाएगी। ठीक है, अब ये थीटा एंगल पर पोलर इसकी पास एक्सेस है तो यहाँ से निकलेगी तो कितनी बनेगी, ये आपकी आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगी। तो 2I0 आधी होगी आई नॉट, थीटा एंगल पर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा होगी। ठीक है, तो क्या फार्मूला बन गया आपके पास इंटेंसिटी का, I इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, मेलस लॉ है, बट इसमें ध्यान रखना है किसके लिए, यहाँ पे ऑलरेडी पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है, फिर थीटा एंगल की पास एक्सेस है। ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन आपकी डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन इन पास एक्सेस ऑफ द पोलरॉइड। ठीक है ना, तो कितना आएगा, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अनपोलराइज लाइट पहली बार में गिर रही है तो हाफ कर दो इंटेंसिटी, उसके बाद थीटा एंगल है तो कितनी कर दो, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा कर दो। हाँ बताइए बेटा, इस कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू, थीटा बदल रहा है ना लगातार, तो एवरेज लो दोनों तरफ, आई इक्वल्स टू आई नॉट एवरेज ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। एवरेज ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बिटवीन 0 से 2 पाई कितना होता है आपका, वही होता है 1/2। ठीक है, तो इसलिए आपकी अनपोलराइज लाइट जब पहली बार जाएगी तो हाफ हो जाएगी, और उसके बाद जैसे मान लो आई नॉट होती इधर, तो इधर होती I0/2, इधर बाहर आती है I0/2 कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से करेंगे आप। तो देखिए तीन पोलराइड भी कई बार